हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 25 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ग्रुप 16 के बारे में कि ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, और बताया उनका जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 16। अब मैं बताने जा रहा हूँ जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, और इसमें सबसे पहला नंबर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस को छोड़ के करीब करीब सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके बाइनरी कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स। तो बोलेंगे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म बाइनरी कोवैलेंट hydride. All the members of group 16 forms binary covalent hydride with किसके साथ? हाइड्रोजन ऑफ टाइप EH2, where E equal to elements of group 16, जैसे में such as H2O, इसको लोग EH2 या फिर इसको लोग लिख सकते हैं H2E या फिर EH2, वेयर E क्या चीज़ है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 है। तो सच एज H2O, H2S, H2SE, H2TE, नाम क्या चीज़ है? इसका नाम हो गया वाटर, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम हो गया सेलेनियम हाइड्राइड, ये हो गया टेलरियम हाइड्राइड, और एक है H2PO, नाम है इसका पोलोनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिखते हैं कि H2O is formed by combustion of hydrogen in atmosphere of oxygen, while जबकि H2S, H2SE, H2TE are formed by action of dilute acids on sulfides, selenides, tellurides of metals। जैसे आप देख सकते हैं FeS, नाम है इसका फेरस सल्फाइड। आप इसका डाइल्यूट एसिड के साथ H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाएगा FeSO4 प्लस H2S। आप यहाँ पे ले लो Na2Se, नाम है इसका सोडियम सेलेनाइड प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये बना देगा Na2SO4 प्लस H2Se। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, जिसमें सबसे पहला नंबर बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स।
इसको ए नंबर मान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, तो बोलते हैं जितने भी हाइड्राइड्स हैं, इन ऑल दीज हाइड्राइड्स सेंट्रल एटम E undergoes sp3 hybridization state by forming 4 hybrid orbitals in which two of these hybrid orbitals forms two sigma bonds with two hydrogen atoms, while two hybrid orbitals contain two lone pair of electrons. Because of this, इसी के कारण, because of this they have bent और V-shaped structure। आप देख सकते हैं कि जैसे लिख लें हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2s2 और 2p4। अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखाएं तो इसमें 2 है और p ऑर्बिटल्स में इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। हम लोग को देखना है H2O का, तो एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन 1s और 1s में एक है, इसका भी देखते हैं 1s, इसमें भी एक है। ये इसके साथ जाके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये भी जाके सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो 2 ठो इसमें बॉन्ड पेयर हो गया और दोनों जो है वो हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, तो एक और है 2 और 2 ठो बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर हम जनरल देखें तो जनरल में बताए थे कि इसका सेंट्रल एटम ई है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, और इसका भी 2 ठो बॉन्ड पेयर है। तो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3, बॉन्ड पेयर जो है वो 2, लोन पेयर जो है वो भी 2 है, और स्ट्रक्चर बात करें तो इसका बेंट या फिर भी शेप्ड है। नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये ए नंबर था स्ट्रक्चर में। अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर, थर्मल स्टेबिलिटी कि कौन कितना देर तक थर्मल स्टेबल है। अगर हीट करें और आसानी से टूट जाए तो वो लेस थर्मल स्टेबल होगा, और अगर बहुत ज़्यादा देर तक हीट करना पड़े और इजीली डिकम्पोज इजीली नहीं टूटे हीट करने के बाद, तो उसको बोलेंगे मोर थर्मल स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी पे। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगा, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट गया, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटने से उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो हम लिखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम H2O से लेके H2PO द thermal stability of hydrides जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन
EH बॉन्ड डिसोसिएशन, EH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अगर EH बोलें तो OH, SH, SCH, TEH, POH, मतलब E जो है वो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 का एलिमेंट है और H जो है यहाँ पे स्टैंड कर रहा है हाइड्रोजन का। तो लोग ऐसे लिख सकते हैं कि H2O इज मोर थर्मल स्टेबल दैन H2S, H2S is more thermal stable than H2SE और H2SE is more thermal stable than H2TE और H2TE is more thermal stable than H2PO। दिस वे, इस डायरेक्शन में जाने से थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन EH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। देखिए क्या होता है, अगर इसका रीजन बताएं तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इन मूविंग डाउन ए ग्रुप, डाउन ए ग्रुप जाने से क्या हुआ, तो एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल आइटम, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, तो एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल आइटम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से जो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से EH बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से EH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करने से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स भी जो है ना वो भी डिक्रीज कर जाएगा। राइट, हम बताए थे कि एक मोल बॉन्ड को जो गैसेस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है उसको गैसेस फ्रैगमेंट में तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड का लंबाई बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट जाता है और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के घटने से थर्मल स्टेबिलिटी भी घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब हुआ हाइड्रोजन रिलीजिंग टेंडेंसी, कि कौन कितना इजीली हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा यहाँ पे। तो आप बताइए कि अगर देखें H2O से H2PO की ओर, या H2PO तो यहाँ पोलोनियम रेडियो एक्टिव है तो H2TE तक ही देखते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि जो सबसे कम स्टेबल होगा वो उतना आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको ग्रुप 15 में हाइड्राइड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में कि लोअर द स्टेबिलिटी मोर विल बी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि ऑन मूविंग फ्रॉम H2S से लेके H2TE द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। अब इसमें लोग ऐसे लिखेंगे कि H2S से ज़्यादा H2SE, सबसे ज़्यादा H2TE, दिसवे जाने से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर रीजन देखें तो सेम रीजन यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजन यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि डाउन द ग्रुप गए तो एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड की लंबाई बढ़ी, बॉन्ड का लंबाई बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट गया, जिससे थर्मल स्टेबिलिटी घट गया, थर्मल स्टेबिलिटी घटने से रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन आइटम इंक्रीज कर गया, जिसके कारण ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट देखें अगर तो हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
ये था, ए था स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, बी नंबर था एसिडिक स्ट्रेंथ, बी नंबर था थर्मल स्टेबिलिटी, सी नंबर था रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो नंबर डी हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखते हैं इसमें कि ऑन मूविंग फ्रॉम H2O से H2TE the acidic strength of hydrides क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन EH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब देखिए, ये जितना आसानी से बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका जितना आसानी से टूटेगा, उतना आसानी से हाइड्रोजन आयन को क्या कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा। मतलब जो जितना कम स्टेबल होगा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि H2O से ज्यादा H2S, H2SE और H2E, इधर जाने से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रीजन देखें तो लिखेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा कि एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर गया। एटॉमिक साइज बढ़ने से EH बॉन्ड लेंथ क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से EH बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है, वो डिक्रीज कर गया। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करने से टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस आयन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, जिसके कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स जो है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल, नंबर हो जाएगा E। देखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम H2O से लेके H2TE द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम और डिक्रीज इन force of repulsion between क्या लिखें कि जब हम लोग मूव करेंगे H2O से H2TE की ओर, तो बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम और डिक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि H2O का सबसे ज़्यादा, H2S, H2SE और H2TE। अगर हम लोग सबका बॉन्ड एंगल लिख दें तो इसका होता है 104.5 डिग्री, इसका होता है 92 डिग्री,
इसका 91 डिग्री और इसका होता है 90 डिग्री, राइट। इसका होता है 90 डिग्री। इधर जाने से जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करेगा। कारण क्या चीज़ है, तो हम लोग देखते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अटॉमिक साइज बढ़ता है। अटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से फोर्स ऑफ रिपल्सन घटेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन घटने से बॉन्ड एंगल भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम H2S से लेके H2TE द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग magnitude of van der Waal force, because of, क्यों van der Waal force का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। हम लोग देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा कि वान डर वाल फोर्स का अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये हाँ वान डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जिससे कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन लिखेंगे कि H2O हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट among all the hydrides of group 16 क्यों, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि H2O का सबसे ज़्यादा, फिर H2TE, फिर H2SE और सबसे कम H2S। इधर जाने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि H2O का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा क्यों होता है, तो H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। लेकिन H2S में सल्फर का एटॉमिक साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी में नंबर 2, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। बात करते थे, देखना था हम लोग को रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स क्या होता है और कितने तरह का होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके मेटालिक या नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग इससे सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। सबसे पहला नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे हम लोग O2O2 माइनस लिखेंगे इसमें O2 माइनस में कि इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। जैसे हम लोग देख लें Li2O, MgO, CaO, ठीक, सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिथियम का Na2O, अगर उस सब में देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया +1 गुना 2 प्लस x0, x इक्वल टू -2। यहाँ भी देखें 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। यहाँ भी देखें 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। सोडियम भी ये दोनों ग्रुप 2 का एलिमेंट था, तो उसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। यहाँ सोडियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि +1 गुना 2 प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा सेकेंड अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल के बाद देखेंगे हम लोग परऑक्साइड, जिसमें लिखेंगे कि O2
2 minus, in which oxidation number of oxygen इक्वल टू -1 होगा। जैसे H2O2, Na2O2, BaO2 etc। नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड और बेरियम पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 गुना 2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2 + 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। यहाँ भी सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 × 2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2 + 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। यहाँ भी देखिए आप बेरियम पर ऑक्साइड में बेरियम का होता है ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो +2, 2 + 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग कहेंगे पर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट तीसरा नंबर नॉर्मल हो गया, पर हो गया, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स O2 सिंगल माइनस, इन विच जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -12। जैसे हम लोग देखें तो KO2, CSO2, RbO2 etc। पोटेशियम हमको तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर भी हम लोग ऑक्सीजन का निकाले थे, यहाँ भी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं। हाँ, यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -12। यहाँ भी एज यूजुअल +1 + 2x 0, तो x इक्वल टू -12। यहाँ भी आप लिख सकते हैं +1 + 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -12। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एसिडिक ऑक्साइड्स which give acidic solution in क्या चीज, वाटर। जैसे हम लोग देखें CO2, N2O5, SO2, SO3, N2O4, NO2 etc। नेक्स्ट पांचवा बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हुआ। तो बेसिक ऑक्साइड्स विच गिव बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे Na2O सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, MgO etc। नेक्स्ट 6 एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। न्यूट्रल ऑक्साइड नाइदर एसिडिक्स, बोलेंगे नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना वो अम्लीय हो और ना क्षारीय हो, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। जैसे एग्जांपल CO, NO, ओके, N2O etc। नेक्स्ट नंबर 7 न्यूट्रल के बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी, मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी। विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स as well as with bases। जैसे एग्जाम्पल Al2O3, PbO2, SnO2 etc। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में
जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और उसमें बताएंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेनली 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड्स। थैंक यू।